हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों ये रहा आपके पास पहला सवाल ये है कि यदि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है तो जब लिफ्ट जा रही हो, ये आपके पास सवाल है। अब आप लिफ्ट के बारे में एक चीज़ तो जानते होंगे कि एक समान वेग से ऊपर जाती हुई लिफ्ट या एक समान वेग से नीचे आती हुई लिफ्ट के अंदर रखी वस्तु के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन एक चीज़ हम और जानते हैं कि यदि कोई लिफ्ट ऊपर जा रही हो और उसके वेग में लगातार कमी हो रही हो, अर्थात उसमें एक समान मंदन यदि उत्पन्न होने लगे, तो वस्तु का जो वास्तविक भार होता है वो कम हो जाता है। और सवाल में यही आपसे पूछा गया है कि भाई वास्तविक भार से कम कब होता है। तो कम के कंडीशन में जो प्रतिक्रिया बल होता है आपके पास लिफ्ट के अंदर, वो आप एक चीज़ याद रखना, जो प्रतिक्रिया बल होता है m G-A हो के बराबर होता है। ये आपके पास क्या होता है, फार्मूला होता है। लेकिन ये फार्मूला तब बन पाता है जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर ना जाते हुए, जब ऊपर जाते हुए उसके वेग में लगातार कमी हो, तब तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा जो दोस्तों, तो त्वरण के साथ ऊपर जाते समय या त्वरण के साथ नीचे, समान गति के साथ ऊपर या समान गति के साथ नीचे, तो त्वरण के साथ यदि ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा, तो हम क्या कहेंगे, त्वरण के साथ नीचे। तो यहाँ पर दोनों नहीं होगा। यहाँ पर बोला गया कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम कब होगा, तो कम तभी हो सकता है जब त्वरण के साथ नीचे आ रही हो। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। और जब त्वरण के साथ नीचे आ रही हो तो इसको हम क्या कहते हैं, मंदन के रूप में देखते हैं, और इसी को त्वरण के कहते हैं। नीचे आते समय इसका भार क्या होता है, वास्तविक भार से हमको कम महसूस होने लगता है। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल ये दिया गया, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समय अवधि आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आपको पता है कि जो आवर्तकाल होता है वो डिपेंड किस पर करता है, तो हमको पता है कि भाई आवर्तकाल मूल रूप से निर्भर करता है उसके प्रभावकारी लंबाई पर। क्लियर है। अब यहाँ पर बोला गया कि प्रभावकारी लंबाई को हम कितना कर देंगे, चौगुना कर देंगे। पहले तो L था, अब हम क्या किए, इसको 4 गुना कर देंगे, तो भाई ये हो जाएगा 4L। तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 2 बाहर निकल आ जाएगा, तो 2√L हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो पहले आवर्तकाल यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 था, अब आवर्तकाल कितना हो गया, दुगुना हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होता है। अब दाब जो है किस पर डिपेंड करता है, तो दाब डिपेंड करता है आपके पास क्षेत्रफल पर, है ना। जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा दाब उतना ही आपके पास कम होगा, और जितना कम क्षेत्रफल होता है दाब उतना ही ज़्यादा होता है। इसीलिए हम कई बार एग्जाम्पल देखते हैं कि किसी के शरीर में यदि हम कील चुभोएं, है ना, कील गड़ाने की कोशिश करें तो उस व्यक्ति को ज़्यादा दर्द महसूस होता है, बजाय कि उसके जगह यदि हम एक सुई को क्या करें, है ना, चुभोएं तो। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि जैसे लेटे हुए कंडीशन में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल होगा, पूरा बॉडी उसको क्या करेगा, कवर करेगा। यदि मैं बैठे हुए कंडीशन की बात करूँ तो भी क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। यहाँ पर एक पैर पर खड़ा होगा तो सिंपल सी बात है, एक पैर का क्षेत्रफल कम होता है। दोनों पैर पर खड़ा होगा तो दोनों पैर का जो क्षेत्रफल होता है एक पैर से ज़्यादा होता है। तो हमारा आंसर ये है कि दाब महत्तम होगा पूछा गया, मतलब क्षेत्रफल सबसे कम होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि खड़े हुए कंडीशन में क्षेत्रफल, वो भी एक पैर पर जब खड़ा होगा तो क्षेत्रफल सबसे कम होगा, और सबसे कम यदि क्षेत्रफल होगा तो दाब का मान सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, पलायन वेग क्या होता है बोला गया, तो गुरुत्व के कारण गिरते हुए वस्तु का वेग, किसी वस्तु के पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर जाने के लिए अधिकतम वेग, या किसी वस्तु की चाल या दिशा में बिना परिवर्तन का स्थिर वेग, या किसी वस्तु के पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर जाने के लिए न्यूनतम वेग। अब ये एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग होता क्या है, तो पलायन वेग का मतलब ये होता है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी सतह से उछाला जाता है या फेंका जाता है तो पृथ्वी के वायुमंडल को पार कर जाए, मतलब इतनी न्यूनतम वेग होनी चाहिए कि वो पृथ्वी को पार कर जाए। और पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है आपको पता होना चाहिए, पृथ्वी का पलायन वेग होता है लगभग 11.32 किलोमीटर प्रति सेकेंड के बराबर होता है। मतलब ये है कि यदि मैं किसी वस्तु को 11.32 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से यदि ऊपर की ओर उछाल देता हूँ तो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा, और ये इसका न्यूनतम वेग है, इससे कम नहीं हो सकता, है ना। ये मिनिमम वेग है,
क्या है, मिनिमम वेग है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण की चाल। अब पृथ्वी में दो प्रकार की आपको गति देखने को मिलती है, एक घूर्णन गति होता है और एक परिक्रमण गति। घूर्णन गति के कारण दिन रात होता है और परिक्रमण गति के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। क्लियर है। अब हमारे पास ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ये हमारे पास पृथ्वी है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच के मैक्सिमम डिस्टेंस है यहाँ पर। क्लियर है। दूसरा कंडीशन ये है कि ये सूर्य और पृथ्वी के बीच का मिनिमम डिस्टेंस है। तो हमको इतना पता है कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे समीप में पहुंचता है तो चाल जो परिक्रमण काल होता है वो बढ़ जाता है ना, और जब दूर में रहता है तो परिक्रमण जो रहता है उसका है ना, परिक्रमण की चाल वो कम होता है। तो यहाँ पर दिया गया है अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। अब मान लो पृथ्वी से आप गुरुत्वाकर्षण के बल को ही खत्म कर दोगे तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। तीसरा ऑप्शन है वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएगा। और आपके पास चौथा ऑप्शन है वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जो गुरुत्वाकर्षण मान लो हमने गुरुत्वाकर्षण के मान को ही जीरो कर डाले तो गुरुत्वाकर्षण के मान जीरो होने से भार का मान क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि भार बराबर क्या होता है, mgh होता है। क्लियर है। यही होता है ना भाई, मतलब मैं कुल मिलाकर ये कहूँ कि गुरुत्व बल ही क्या कहलाता है, वस्तु का भार कहलाता है ना। गुरुत्व बल को ही वस्तु का भार कहते हैं। जब गुरुत्वाकर्षण बल का मान जीरो हो जाएगा इसका मतलब वस्तु का भार शून्य होगा। लेकिन द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं होता है ना, चाहे द्रव्यमान को आप कहीं भी ले जाओ, चाहे पृथ्वी के केंद्र में या अंतरिक्ष में ही क्यों न ले जा लो, द्रव्यमान वही का वही रहेगा, सेम रहेगा, केवल चेंज होता है तो भार होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। भार तो शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान ज्यों का त्यों रहेगा। क्लियर है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिएगा अगला सवाल, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंची उछाल या छलांग लगा सकता है, क्योंकि भाई यदि मान लो पृथ्वी में हम कम छलांग लगाते हैं, जब आप एस्ट्रोनॉट बनकर यदि आप मान लो चंद्रमा वगैरह में चले गए तो चंद्रमा में जाने पर आप ज़्यादा उछाल मार सकते हो। इसका कारण होता है मूल रूप से गुरुत्वाकर्षण। और आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी में चंद्रमा में जो गुरुत्वाकर्षण होता है पृथ्वी का कितना होता है, 1/6 होता है। कहने का मतलब ये है कि यदि मैं ये कहूँ है ना कि पृथ्वी में यदि हम 1 मीटर उछाल मार सकते हैं तो चंद्रमा में जाकर हम 6 मीटर उछाल लगा सकते हैं। और क्यों होता है ये, गुरुत्वाकर्षण के कम होने के कारण होता है। तो यहाँ पर देखेंगे वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, ये तो बिल्कुल गलत है। चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, ये भी उससे कोई लेना देना नहीं है। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, बहुत कम है। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे बोला गया है। मान लो किन्हीं दो समतल दर्पण हैं और किन्हीं दो समतल दर्पण के बीच हम कोई वस्तु रख देते हैं, तो इस प्रकार से यदि कोई वस्तु रखते हैं तो हमको अनंत या अनगिनत प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, पृथ्वी की परिधि का परिक्रमण कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। तो ये आवर्तकाल यदि पृथ्वी के परिधि पर परिक्रमण कर रहे उपग्रह पर लागू होता है तो डिपेंड करता है गुरुत्वीय त्वरण पर। क्लियर है। आपको पता होना चाहिए कि यदि मैं एक पृथ्वी की बात करूं तो पृथ्वी में सबसे ज़्यादा गुरुत्व बल का मान कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ध्रुवों में। यहाँ पर जी का मान कैसा होता है, मैक्सिमम होता है, और वो भी सबसे ज़्यादा नॉर्थ गोलार्ध में ज़्यादा होता है साउथ गोलार्ध से। सबसे कम कहाँ देखने को मिलता है, तो जो भूमध्य रेखा होता है भूमध्य रेखा में सबसे कम होता है। अब यदि मान लो हो पृथ्वी के चक्कर लगा रहे उपग्रह पर यदि हम किसी सरल लोलक को ले जा देंगे तो वहाँ पर जी का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है। जी का मान क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो आवर्तकाल भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष यान से बाहर कोई वस्तु गिराने पर वस्तु
अब कई बार क्या होता है, अंतरिक्ष यान, मान लो आप अंतरिक्ष में चले गए और अंतरिक्ष यान से किसी वस्तु को आप गिरा दोगे तो क्या होगा। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, अंतरिक्ष में जाने पर है ना, वस्तु जो होता है, जैसे मान लो अंतरिक्ष यान जिस स्पीड से घूमेगा उसी से यदि कुछ चीज़ को हम गिराएंगे तो वो वस्तु भी उस अंतरिक्ष यान का क्या करेगा, अनुसरण करने लगेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि भाई सतह पर गिर जाएगी, ये तो बिल्कुल गलत बात है। स्थिर बनी रहेगी, ये भी आपके पास गलत है। अंतरिक्ष यान की गति का अनुसरण करेगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है बोला गया है। यहाँ पर दिया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, मतलब समुद्र विज्ञान का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है, गोवा में स्थित है। ये बिल्कुल सही है कि भाई आपके पास जो ओशनोग्राफी है वो भी कौन सा भारतीय नेशनल वाला, वो कहाँ पर है, गोवा में स्थित है। दूसरा आपके पास है कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, मतलब समुद्र सूचना सेवाओं का भारतीय राष्ट्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में। ये भी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, मतलब समुद्र प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय संस्थान चेन्नई में है, ये भी आपके पास राइट है। अंटार्कटिक स्टडी सेंटर, अंटार्कटिक अध्ययन केंद्र बेंगलुरु में, वही बेंगलुरु में नहीं है बल्कि ये कहाँ पर स्थित है, गोवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गोवा में स्थित है। तो कौन सा सुमिलित नहीं है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे यहाँ पर क्या है, ये सुमिलित नहीं है। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी दुगनी हो जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, किन्हीं दो पिंडों के बीच द्रव्यमानों के कारण लगने वाला जो बल होता है वो क्या होता है, आपके पास गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और ये बल जो होता है उनके मध्य की दूरी मतलब d के वर्ग के क्या होने लगता है, व्युत्क्रमानुपाती होने लगता है। मतलब मैं गुरुत्वाकर्षण बल F की बात करूँ तो आप देख पाओगे m1 इंटू m2 और d स्केयर के क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब क्या होगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगा वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होते जाता है ना भाई। और दूरी कम होने पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, बढ़ते जाएगा। यहाँ पर पूछा गया कि दुगना कर दिया जाए किसको, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। अब भाई यदि दूरी को हम दुगना कर देंगे तो आप बताओ, दूरी दुगना हो जाएगा, पहले 1 था अब 2 हो जाएगा, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, आप कहोगे 4 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर है ना, यहाँ पर आ जाएगा 2 का वर्ग करना पड़ेगा ना दुगना, तो 4 हो जाएगा। पहले तो 1 ही था, तो अब प्रारंभिक जो गुरुत्वाकर्षण है दुगनी होने पर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा यहाँ पर है। अब जितना है उसका दुगना हो जाएगा, गलत। अब जितना है उसका 4 गुना हो जाएगा, ये भी गलत है। अब जितना है उसका चौथा भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा बोला गया है। क्लियर है भाई, सिंपल सी बात है, आप सोच कर देखना। एक गेंद जो है 1 सेकंड में उसकी वेग कितनी है, कुल मिलाकर देखा जाए तो 9.8 मीटर। क्लियर है, प्रति सेकंड है। तो सिंपल सी बात है, 3 सेकंड में कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे 9.8 में। तो 3 8 24 की 4, हाथ के आपके पास 2, 3 9 27 और कितना हो जाएगा 2, तो कितने हो जाएगी उसकी वेग भाई, तो हम कहेंगे 29.4 मीटर प्रति सेकंड इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, एक मकान में 2 बल्बों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोध होगा। अब भाई एक मकान है और आपको पता है कि घरों की वायरिंग कौन से क्रम में किया जाता है, तो घरों की जो वायरिंग होती है वो पैरेलल कनेक्शन में होती है, जबकि जो झालर होता है या तोरण या हम कहेंगे कोई फेस्टिवल वगैरह में जो रंग बिरंगे जलने वाले जो लाइट होते हैं वो सीरीज क्रम में जुड़ा होता है। क्योंकि यहाँ पर घर की मकान की वायरिंग है तो ये पैरेलल में होंगे। एक बल्ब डिम जल रहा है और एक बल्ब आपके पास अच्छा खासा जल रहा है, तो हम कहेंगे जो बल्ब डिम जल रहा है ना, कम जल रहा है, ये कम जल रहा है और एक ज़्यादा जल रहा है, तो जो कम जलेगा उसका अवरोध ज़्यादा होगा, है ना। यहाँ पर अवरोध क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है। तो कौन सा आ जाएगा आपके पास, कम बल्ब जलने वाला, तो मंद रोशनी वाले बल्ब में अवरोध क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल,
अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है। यदि कई बार क्या होता है कि जब अश्व जो होता है, घोड़ा जो होता है, अचानक चलना बंद कर दे, बोला है अचानक चलना प्रारंभ कर दे, है ना, तो अश्वारोही के गिरने का कारण क्या होता है। कई बार आप बाइक में बैठे होंगे तो देखना कि जैसी गाड़ी अचानक चलने लगती है ना, हम पीछे की ओर क्या होते हैं, झुकने लगते हैं। ऐसा क्यों पॉसिबल होता है भाई? ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि बाइक के चलने के साथ जो हमारा निचले वाला हिस्सा होता है, जिसका हिस्सा बाइक से जुड़ा होता है, वो तो गति में आ जाता है, लेकिन हमारा ऊपरी वाला भाग जो होता है ना, अभी भी स्थिर अवस्था में रहता है। इसलिए निचले वाला जो भाग होता है वो आगे निकल जाता है और हमारा ऊपर वाला भाग वहीं का वहीं बना रहता है। इसलिए हमको ऐसा महसूस होता है कि हम पीछे की ओर ऐसे झुक रहे हैं या गिर रहे हैं। तो ये क्यों हुआ? ये विराम के जड़त्व के कारण हो रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्राम का जड़त्व। ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिएगा नेक्स्ट सवाल। अगर किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब क्या होगा? सिंपल सी बात है, अगर किसी झील के तल से, है ना, अब आपको पता है कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते जाते जाओगे, दाब का मान वैसे वैसे क्या होता है, कम होने लगता है ना भाई। तो यहाँ पर बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब क्या होगा भाई? सिंपल सी बात है, दाब क्या होगा? कम होते जाता है, तब तो आयतन क्या होगा? बढ़ते जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला जो होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिएगा नेक्स्ट सवाल। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों ऐसा होता है भाई? हाइड्रोजन का गुब्बारा है, ऊपर जाने के बाद फट जाता है। इसका कारण एक ही हो सकता है कि भाई दाब का मान, अंदर का दाब क्या हो गया? अंदर का दाब ज़्यादा हो गया और बाहर का दाब क्या हो गया? कम हो गया। फटने का मेन रीज़न क्या होता है? यही तो होता है। तो यहाँ पर बोला गया हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है। भाई भार से कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक है। वायु दाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, या वायु दाब घट जाता है। तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन का दाब नहीं बल्कि वायु दाब घट जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिएगा नेक्स्ट सवाल। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? तो दो कंडीशन है भार अधिक मालूम पड़ने का। एक तो यदि कोई लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है और त्वरण के साथ जा रही हो, तब लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार अधिक महसूस होगा। दूसरा, नीचे आते हुए लिफ्ट की लगातार वेग में वृद्धि हो रही हो, है ना भाई, अर्थात उसमें एक प्रकार के मंदन उत्पन्न हो, तब लिफ्ट के अंदर बैठे व्यक्ति को उसका भार आवश्यक भार से ज़्यादा महसूस होगा। तो यहाँ पर बोला गया है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, ये तो सही है। जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, समान वेग में ऊपर जा रही हो या समान वेग से नीचे आ रही हो, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब लिफ्ट त्वरित गति के साथ ऊपर जा रही हो, तब उस लिफ्ट के अंदर बैठे व्यक्ति को उसका भार कैसा महसूस होता है? बढ़ा हुआ महसूस होता है। और यही आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिएगा नेक्स्ट सवाल। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। जब हम प्रकाश में देखते हैं दर्पण के केस में, तो हमको इतना पता है कि भाई किसी भी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की जो लंबाई है ना, ये उसकी जो ऊंचाई है, वास्तविक ऊंचाई की कितनी होनी चाहिए? आधा होनी चाहिए। यदि मैं 6 फीट का हूँ तो मुझे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए मुझे किस प्रकार के दर्पण चाहिए? 3 फीट ऊंचाई या 3 फीट लंबाई वाले दर्पण की जरूरत पड़ सकती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर गलत है ये, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिएगा अगला सवाल। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। श्रव्य तुरंत सुनाई देता है लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है, क्योंकि दृश्य को कुछ अभ्यास समय चाहिए। दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। यह टीवी के ब्रांड पर निर्भर करता है, तो ब्रांड पर डिपेंड करेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। यही आपका क्या होना चाहिए? राइट आंसर होना चाहिए। श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ चालू होता है। इसका मतलब ये है कि भाई आपको पता होगा कि प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल कितने की होती है? तो आपको पता होगा प्रकाश की चाल 3 × 10 पे 8 मीटर प्रति सेकेंड की होती है। और यदि मैं ध्वनि की बात करूं तो ध्वनि की चाल NTP पर, है ना,
एनटीपी पर की बात कर रहे हैं, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में कितनी होती है, तो आपको पता होगा 332 मीटर प्रति सेकेंड की होती है। मतलब प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से क्या होती है, ज़्यादा होती है। दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है। तो यहाँ पर ठीक है, दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है तो भाई ध्वनि भी तुरंत प्रारंभ हो जाता है। अंतर कहाँ पर आता है कि भाई ध्वनि को चलने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए हमको थोड़ा देर से सुनाई देता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं, हाँ भले अलग अलग समय पर वो पहुँचते हो। दृश्य तुरंत पहुँच जाता है और ध्वनि थोड़ा देर से पहुँचता है, लेकिन दोनों तो उत्पन्न एक साथ ही होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला जो होगा यहाँ पर हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, जब किसी झील के तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसका आकार क्या होगा। सिंपल सी बात है, हमको पता है कि भाई पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर जाने पर दाब का मान कम होता है। अब जब वायुमंडलीय दाब का मान कम होगा तो किसी भी बुलबुलों का आकार क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास ऑप्शन नंबर पहला बढ़ जाएगा, यही क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला सवाल, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वालाकार कैसे हो जाएगा बोला गया है। अब भाई भारहीनता जैसे कई बार होता है कि भाई जब हम कोई व्यक्ति स्वतंत्र पूर्वक जैसे ऊपर से कूदते हैं, मान लो बिल्डिंग से छलांग लगा दिए तो गिरते हुए हमको अपना भार महसूस नहीं होता, तो वो कंडीशन होता है भारहीनता। जब कोई वस्तु स्वतंत्र पूर्वक नीचे की ओर गिरे तब उस वस्तु में भारहीनता की कंडीशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बोला गया कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वालाकार कैसे हो जाएगा, तो आपको याद रहना चाहिए कि भारहीनता कंडीशन में ज्वाला का आकार कैसा हो जाता है दोस्तों, गोलाकार हो जाता है। यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। आइसोबार वायु दाब को, बिल्कुल भाई है ना, बार जो होता है दाब का मात्रक होता है तो ये सम्मिलित है। आइसोहाइट समान वर्षा, ये भी आपके पास क्या है, राइट है आइसोहाइट। आइसो हेलाइन मतलब समान बर्फ वर्षा को हेलाइन नहीं बोलते क्या। आइसोबाथ मतलब होता है आपके पास गहराई। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये आपके पास करेक्ट नहीं है। आप आइसो हेलाइन का मतलब होता है समलवणता। क्या होता है दोस्तों, समलवणता, है ना। समलवणता वाली स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या बोला जाता है, आइसो हेलाइन बोला जाता है। तो हम कहेंगे भाई ऑप्शन नंबर सी जो होता है ये आपका यहाँ पर क्या है, सम्मिलित नहीं है। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। डेसिबल जो होता है ये ध्वनि की प्रबलता को मापने की इकाई है, ये आपका क्या है, करेक्ट है। अश्वशक्ति, भाई शक्ति को मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं, अश्वशक्ति का, है ना। अश्वशक्ति एचपी जो होता है, हॉर्स पावर, ये हॉर्स पावर बड़ी यूनिट है। एक हॉर्स पावर में कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 746 वाट होता है। 1 किलोवाट ये भी मात्रक है, बड़ा मात्रक। 1 किलोवाट में कितने वाट होता है, 1000 वाट होता है। यदि मैं कहूँ कि 1 किलोवाट में कितने आपके पास एचपी होता है तो आपको पता होना चाहिए 3.14 एचपी जो होता है ये इसके बराबर होता है। तो ये आपके डाटा पता होने चाहिए। गलत लिखा दे क्या, है ना। 1 दशमलव कुछ होता है, जैसे हम 700 की बात करें तब की कंडीशन में 1.34 एचपी होता है, सॉरी, है ना। इतने के बराबर होता है कितना, 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है, 1.34 एचपी के बराबर होता है। तो आपको पता होना चाहिए। तो ये भी आपके पास सही है। समुद्री मील तो नौ संचालन में दूरी की इकाई, ये भी आपके पास सही है। सेल्सियस से उपमा नहीं मापा जाता बल्कि ताप मापने की इकाई होती है। ताप को मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं भाई, सेल्सियस ताप पैमाने का उपयोग करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों ये हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है। अब बचपन में आप देखे होंगे, गांव में अक्सर ये देखने को मिलता था कि भाई जो बत्ती वाले, जो मोमबत्ती की बात नहीं करें, मोमबत्ती में भी होता है ये, बट हम बात करें बत्ती की, है ना। जैसे मिट्टी के तेल वाले या कोई भी आपके पास, है ना, तेल वाले जो होते थे ना, रुई के अपन लगा देते थे उनका, है ना। वहाँ से अपन क्या करते थे, दीप वगैरह जलाते, आज भी दीपावली के मौसम पे लगाते हैं, है ना। तो बत्ती वाले मोमबत्ती में बत्ती में तेल के ऊपर चढ़ने का मेन कारण क्या होता है, तो भाई केशित्व कारण होता है। और केशित्व को यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, यहाँ पर विसरण, क्या होता है, विसरण। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, त्वरित बिजली चमकना से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। अब जो आसमान में जब बिजली चमकती है तो कई बार आप देखे होंगे मैक्सिमम केस में वो पेड़ पौधों को ही ज़्यादा टारगेट करते हैं, उसके बाद इंसानों को भी टारगेट कर देता है। क्लियर है।
तो क्या होता है कि जब बिजली आसमान में बनने लगती है उच्च आवेश का एरिया, तो क्या करता है वायुमंडल को पंचर करने की कोशिश करता है और एक ऐसे मार्ग को निर्धारित करता है जिसको वो आसानी से पंचर कर पाए, मतलब जिनके बीच का डिस्टेंस कम हो। अब पेड़ के बीच का डिस्टेंस और वायुमंडल इनके बीच का डिस्टेंस कम होता है, तो इसलिए इसको क्या करता है पंचर कर देता है और आसानी से पेड़ों पर गिरने की कोशिश करता है। उसमें ऊर्जा अधिक होती है, विद्युत ऊर्जा अधिक होती है, रासायनिक ऊर्जा अधिक होती है या नाभिक ऊर्जा होती है अधिक होती है। तो आपको पता है भाई कि तड़ित चालक मतलब बिजली चमकने में विद्युत ऊर्जा का मान अधिकतम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा, है ना भाई। तो आपको पता होगा कि बर्फ़ के टुकड़ा या हम ऐसे वस्तु रख देते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई कार वार का जो बर्फ़ के अंदर भी होगा, जो आसानी में पानी में तैर सकता है, उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे बर्फ़ के टुकड़े को पिघलने पर पानी के लेवल में कोई चेंजेस नहीं आता, मतलब पानी का लेवल अपरिवर्तित रहता है। तो पानी का स्तर घटेगा, बिल्कुल गलत। पानी का बाहर गिरेगा, गलत है। पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है बोला गया है। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये तो सही है। आपको पता होगा प्रति 1 डिग्री सेल्सियस के बढ़ने या घटने से ध्वनि जो है वो 0.61 है ना मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है या तो घट जाती है। तो आपके पास पहला कथन तो सही है। दूसरा, वायु के ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल दाब के बढ़ने या घटने से ध्वनि के जो चाल होता है, वेग होता है, इस पर कोई चेंजेस नहीं आता। तो पहला भी राइट है, दूसरा भी राइट है आपका। तीसरा बात करें, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि का वेग कम नहीं होता, बल्कि आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि का वेग और बढ़ जाता है। जैसे दिन में चिल्लाने की अपेक्षा जब आप रात में चिल्लाओगे तो आप देख पाओगे कि आपकी आवाज़ ज़्यादा दूर तक जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दिन में आर्द्रता का मान कम होता है रात की अपेक्षा। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि जो ध्वनि की जो चाल होती है वो आर्द्रता पर निर्भर करती है। आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है और आर्द्रता के घटने से ध्वनि की चाल घटती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी, ये एक यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट है, ये क्या है, आपाम तथा आवृत्ति आयाम है, ये है ना। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि को वेग प्रभावित नहीं होता, चाहे आयाम बढ़े या आवृत्ति, इससे ध्वनि के वेग में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब आयाम और आवृत्ति किसका होगा, आपकी आवाज़ का ही होगा भाई, सिंपल सी बात है। जो भी ध्वनि यंत्र होंगे उसका होगा। तो इसके बढ़ने या घटने या चेंजेस होने से चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल, एक तूफान में कुछ घरों की छतें उड़ जाती है, यह किसके अनुसार है। तो आपको पता होगा कि घरों में कई बार क्या होता है, जो टीन विन का छप्पर लगा होता है, ये जब तेज़ हवा चलने लगती है तो तेज़ हवा के कारण छप्पर क्या होता है, उड़ जाता है। तो उड़ने का कारण क्या होता है, एक ही सिद्धांत है आपके पास, वो होता है आपके पास बर्नौली का प्रमेय। और बर्नौली का प्रमेय क्या कहता है भाई, तो बर्नौली के प्रमेय के अनुसार ये होता है, जहाँ पर वेग का मान ज़्यादा होता है, वेग बढ़ने से दाब का मान ऑटोमेटिक क्या होने लगता है, कम होता है। इसी कारण से तेज़ तूफान के मौसम में घरों के छत क्या होते हैं, उड़ जाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये भाई बर्नौली के सिद्धांत का क्या करता है, अनुसरण करता है। यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है, कब, जब वह कंडीशन दे रखा है। अब भाई ऊष्मा का अवशोषण कौन से वस्तु करेगा सबसे ज़्यादा, तो आपको पता है कि सफ़ेद जो वस्तुएं होती है वो संपूर्ण ऊष्मीय ऊर्जा का उत्सर्जन करती है, और जबकि काली वस्तु जो होती है संपूर्ण ऊष्मीय ऊर्जा का क्या करती है, अवशोषण करती है। क्लियर है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अवशोषण, सबसे अधिक अवशोषण की बात हुई तो इतना तो है कि काली वस्तु आ जाएगा, यहाँ पर काली वस्तु है, यहाँ पर काला वस्तु है ना, ये दोनों सफ़ेद है तो दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब दूसरा डिपेंड ये करता है उनके सरफेस एरिया। सिंपल से बात है, कम सरफेस एरिया तो कम ऊष्मा को उत्सर्जन करे, अवशोषण करेगा, और ज़्यादा स्पेस हो जाएगा तो सिंपल सी बात है ज़्यादा अवशोषण करेगा। तो खुरदरा का एरिया ज़्यादा होता है। मिश्रण दिया गया है यहाँ पर, मिश्रण मतलब होता है यहाँ पर चिकना, क्या होता है, चिकना,
तो सिंपल सी बात है, चिकना सतह की अपेक्षा जो खुरदरा से सतह होगा ये ऊष्मा का ज़्यादा अवशोषण करेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये रहा हमारा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सवाल है ना, किसका, वो भी आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो अभी 2000 है ना, अभी जो 5 तारीख से होने वाले हैं उनके लिए। और इसके हम लगातार 30 दिनों तक 30 मॉडल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं कराने वाला हूँ। क्लियर है दोस्तों, धन्यवाद।